मैम कॉलेजेस में अगर देखा जाए एडमिशन्स डिक्रीज हो रहा है, एज नोडल प्रिंसिपल क्या कुछ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो कॉलेज की ओर? इसलिए हमने देखा कि हमें सीयूटी और नॉन सीयूटी के बाद जब हमने उनको द थर्ड राउंड किया, जिसमें हमने उनको फ्री एडमिशन रखा हुआ था, ऑन स्पॉट जिसको हम कहते हैं, ऑन स्पॉट एडमिशन, उसमें हमारे पास रिस्पॉन्स जो था वो बच्चों का बेटर रहा एज कम्पेयर टू सीयूटी। तो आपके इस चैनल के जरिए से भी मैं बोलना चाहती हूँ बच्चों को जो 12वीं पास करके आए हैं कि अभी भी ऑन स्पॉट एडमिशन जो है वो चल रही है। स्टूडेंट्स की ग्रीवियंस है कि कॉलेजेस में क्लास वर्क नहीं हो रही क्योंकि फैकल्टीज की कमी है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही बोला, ये एक बड़ी ग्रीवियंस है आजकल हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। आज के प्रोग्राम में एक खास शख्सियत मौजूद है जो कश्मीर के तालीमी निज़ाम में काबिल ज़िक्र किरदार अदा कर रही है। जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल और साथ ही साथ नोडल प्रिंसिपल कॉलेजेस प्रोफेसर सीमा नाज। मैम, सबसे पहले द कश्मीर स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत इस्तेमाल। शुक्रिया, बहुत बहुत। मैम, हाल ही में आपने नोडल प्रिंसिपल का चार्ज भी संभाला, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? अगर हम फैकल्टी की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें, उनमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और सिंस मैंने नोडल प्रिंसिपल का चार्ज एक्वायर किया है, मेरी ये एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें और जो कोई भी हमारे चैलेंजेस हैं सिस्टम में उन पे हम कलेक्टिवली काम करें और अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दें जो कि आला से आला इदारों में, तालीमी इदारों में, जो कि ना सिर्फ हमारे अपने यूटी में हैं मगर बाहर भी जो अच्छे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलती हैं वो सब हम भी अपने बच्चों को मयसर करें ताकि वो उनके साथ compete कर सकें और जो हमारा मार्केट है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें और ऐसा ना हो कि पढ़ लिख के उनको एम्प्लॉयमेंट ना मिले। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनकी पर्सनालिटीज़ को इस तरह से ग्रूम करें ताकि कल को जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वो इस मार्केट में जब जाएंगे तो उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद जो मिलती हैं वो उनको वो पा सकें। मैम, अगर हम एनईपी की बात करें, एनईपी को लगभग 3 साल मुकम्मल हो गए, तो कॉलेजेस में कितना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो गया है? क्या कॉलेजेस में एनईपी के बराबर ही सब कुछ काम हो रहा है? एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी यूटी ने लीड ली, ये सबको पता है और आपने सही कहा कि ये तीसरा साल है एनईपी इम्प्लीमेंटेशन का इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और नो डाउट वी हैव इम्प्लीमेंटेड एनईपी। हमारी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रही है कि हम अपनी नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट रोल आउट करें और उसके सारे आस्पेक्ट्स, एक ही आस्पेक्ट नहीं, उसके सारे आस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। मगर जब कभी भी कोई नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके को रोल आउट करने में चैलेंजेस भी होते हैं। हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंडिंग भी मिल रही है कॉलेजेस को, मगर उसके साथ साथ क्योंकि अभी इन्फेंसी में ही है ये पॉलिसी, हमारी कोशिश है कि हमारा करिकुलम जो है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं इन ट्यून विद चेंजेस दैट शुड टेक प्लेस जो एनविजन की हैं एनईपी ने। हमारा एग्जामिनेशन में हम चाहते हैं कि हम उसको भी मॉडिफाई करें और उसको भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएं, नॉट मोर सब्जेक्टिव, ताकि बच्चे में एक क्रिएटिव थिंकिंग का जो एक एम्बिशन है पॉलिसी की वो भी पूरी कर सकें। स्किल पे हम काम कर रहे हैं, स्किलिंग एंड अपस्किलिंग पे भी एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, मगर वहाँ हमें ज़रूरत है थोड़ी फंडिंग की और वहाँ हमें ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ MOUs करने की। उस पर भी कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में काम चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हम इन्फेंसी में हैं, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं और जब तक कि हम इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से फुल्ली इसको, ये एक एम्बिशियस पॉलिसी है, इट्स अ वेरी ह्यूज एंड एम्बिशियस पॉलिसी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी विल बी सक्सेसफुल इन ऑल द आस्पेक्ट्स, मगर हमारी एक बहुत ही एक पॉजिटिव हमारा एक एफर्ट है कि हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर हमसे हो सकेगा। हमने करिकुलम रिवाइज किया है, बोर्ड ऑफ द स्टडीज़ बने हैं, नया करिकुलम रिवाइज किया है जो रोल आउट हो रहा है कॉलेजेस में इस वक्त अंडर एनईपी, मगर फिर भी मैं आपसे कहूँगी देयर आर मेनी थिंग्स
in which we are still having some challenges. We are trying to overcome the challenges as much as is possible, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपने बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमारी हमेशा ये एक कोशिश रहेगी कि हम उस निज़ाम के साथ चलें जो हमें जो एक बेहतर निज़ाम, एक बेहतर पॉलिसी आ गई है, जिसका एक गोल जो है वो बच्चे के लिए अगर हम उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे यूथ जो है एजुकेटेड होने के बावजूद बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, तो इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत अच्छी एक खूबी है कि इसमें बहुत एकेडमिक एज वेल एज स्किलिंग पे फोकस दिया गया है। जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे बिफोर द रोलिंग आउट ऑफ एनईपी, वो हमारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे दे वर academic institutions, but now in addition to academics we are supposed to give impetus to skills also। तो बच्चा जो है वो एजुकेशन भी हासिल कर रहा है, उसके साथ साथ उसको हम स्किल्स भी सिखा रहे हैं, स्किल्स नॉट ओनली हार्ड स्किल्स बट सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, बच्चों को कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये भी आने चाहिए आजकल के मार्केट में जॉब्स फाइंड करने के लिए। तो ये सब चीज़ों पे ये पॉलिसी फोकस कर रही है। हमारी भी एफर्ट्स हैं कि हम इसको होलिस्टिकली इम्प्लीमेंट करें अपने यूटी में, और कोशिश की जा रही है उसमें, बट स्टिल आई विल टेल यू ऑनेस्टली दैट वी आल्सो हैव सम we are also facing some challenges which we are trying to identify and we are also trying to overcome them। मैम कॉलेजेस में अगर देखा जाए एडमिशन्स डिक्रीज हो रहा है, एज नोडल प्रिंसिपल आप क्या कुछ करना चाहे, मतलब क्या कुछ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो कॉलेज की ओर? देखिए ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है थोड़ा सारा उसमें वक्त भी लग रहा है, और एडमिशन प्रोसेस जैसे आप भी कह रही हैं बच्चों की जो एनरोलमेंट हो रही है थोड़ा उसमें वक्त लग रहा है। इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे 12th पास करते थे उनको हम सबको एडमिशन दे देते थे जिस कॉलेज में वो जाते थे, जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में उनके रेजिडेंस के नज़दीक होते थे। इवन बच्चे जो थे उनको हम प्रोविजनल एडमिशन्स दे देते थे। बट अब क्योंकि CUT आ गया है, नॉन CUT आ गया है, बच्चों को अप्लाई करना होता है, सब बच्चे अभी इसके साथ फेमिलियर नहीं हैं। आपको पता है कि हमारे कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फार फ्लंग के बच्चे हैं। बच्चे जो कॉलेजेस में आते हैं 12वीं पास करने के बाद, एक मेजर चंक हमारे पास प्राइवेट स्कूल से नहीं आता है, मगर एक मेजर चंक हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आता है वो गवर्नमेंट स्कूल से आता है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के पास उतने एवेन्यूज नहीं होते, उनको उतना मालूम नहीं होता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन देना है, थोड़ा सारा एक फेयर भी है, थोड़ा सारा एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। और मुझे लगता है यही एक वजह है, मेजर वजह है कि बच्चे जो हैं इसमें उनको क्लैरिटी नहीं है। तो द रीजन इसलिए हमने देखा कि हमें CUT और नॉन CUT के बाद जब हमने उनको द थर्ड राउंड किया, जिसमें हमने उनको फ्री एडमिशन रखा हुआ था, ऑन स्पॉट जिसको हम कहते हैं, ऑन स्पॉट एडमिशन, उसमें हमारे पास रिस्पॉन्स जो था वो बच्चों का बेटर रहा एज कम्पेयर टू CUT में कम रहा। तो दूसरा आपको पता ही है कि हमारे जो बच्चे हैं 12th के बाद उनके पास उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अभी स्कूल्स में वो नहीं मिली हुई होती है। अगर हमारे सारे कॉलेजेस जो डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं या जो फार फ्लंग एरियाज में हैं वो अपने हायर सेकेंडरीज के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम करें 4-6 महीने पहले, और उनको बताएं कि बच्चों को 12वीं पास करने के बाद ये CUT का एग्जाम देना है, इसमें किस तरह से बैठना है, उनको थोड़ा फैसिलिटेशन करें, थोड़ी अवेयरनेस करें, तो मुझे लगता है हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारा रिस्पांस जो होगा वो थोड़ा सारा बेटर होगा। मैम जैसे आपने अभी रूरल एरियाज की बात की, कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बैकवर्ड एरिया से, वीकर सेक्शन से, क्या उनके लिए कॉलेजेस में मखसूस कुछ स्कॉलरशिप रखी गई या कुछ स्कीम्स पर्टिकुलर उनके लिए? एजुकेशन सेक्टर जो है हर कॉलेज में हमारे पास जो बच्चे होते हैं हमारी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट से ही आती है, मगर फिर भी हमारे पास एक स्टूडेंट एड फंड भी रहता है, स्कॉलरशिप्स भी होती हैं बच्चों की। अब कितने बच्चों को वो अवेल करेंगे, क्योंकि हमारे एकेडमिक कॉलेजेस हैं, स्कॉलरशिप्स भी उनको मिलती हैं, स्टूडेंट एड भी मिलता है। उसके अलावा हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कि हम ऐसा करते हैं कि कभी भी किसी बच्चे को इस वजह से हम डिनाई नहीं करते हैं कि उसके पास फीस नहीं है। ये हर कॉलेज में मैंने देखा है ब्रॉडली कि नेवर अ
child has been denied admission क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ करके हम उसके, चाहे हमें अपने ही जेब से क्यों ना देने पड़े, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बच्चा जो हमारे पास आता है, अगर वो वीकर सेक्ट का बच्चा है तो कुछ ना कुछ करके हम उसको पूरी कोशिश करके उसको हम अपने इदारे में एडमिशन दे देते हैं। तो आपके इस चैनल के जरिए से भी मैं बोलना चाहती हूँ बच्चों को जो 12वीं पास करके आए हैं कि अभी भी ऑन स्पॉट एडमिशन जो है वो चल रही है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की बात करूं, किस तरीके का काम कर रहा है? क्या वाकई में स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस को सुना जाता है और उन ग्रीवेंस को सॉल्व किया जाता है? आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है हायर एजुकेशन का, ये अब 3 टायर हो गया है। एक तो हमारे अपने कॉलेजेस में हम ग्रीवेंस सुनते हैं, उसके बाद हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं, हायर एजुकेशन के पोर्टल बने हुए हैं, और फिर आपके यूटी लेवल के पोर्टल्स बने हुए हैं जहाँ पे एलजी ग्रीवेंस सेल है। तो ग्रीवेंस बच्चा कहीं पे भी डाल सकता है, वो हमारे एचईडी के पोर्टल पे डाल सकता है, वो एलजी ग्रीवेंस सेल में डाल सकता है, वो कॉलेज की ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सकता है, वो कॉलेज में एक ग्रीवेंस बॉक्स होता है उसमें डाल सकता है। आई थिंक स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ अप्रोच फ्रॉम ऑल द लेवल्स, फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल टू द बॉटम डाउन लेवल, और उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं मुझे लगता है कि इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस होता है। कोई भी ऐसी ग्रीवेंस उनकी नहीं है जो पेशो पेश सुनी नहीं जाती है और जिस पे अमल नहीं किया जाता है, क्योंकि एट एवरी स्टेज दे हैव अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग कमिटी जो उनकी ग्रीवेंस को सुनती है, और उसमें हमारे पास डायरेक्शंस दी गई हैं, यूजीसी से भी डायरेक्शंस हैं, हायर एजुकेशन से भी, डिपार्टमेंट से भी हैं, और हमारे पास गवर्नमेंट की भी डायरेक्शंस हैं कि विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स जो बच्चे की ग्रीवेंस है उसको सुन के उसका रिड्रेसल और आंसर देना हमारे लिए मैंडेटरी है। मैम, एक स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस है कि कॉलेजेस में क्लास वर्क नहीं हो रही क्योंकि फैकल्टीज की कमी है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही बोला, ये एक बड़ी ग्रीवेंस है आजकल हमारी, बट अनफॉर्चुनेटली ये इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है कि हम फैकल्टी नहीं भेज रहे हैं और कॉलेजेस में हम क्लास वर्क्स के लिए सीरियस नहीं हैं इसमें, क्योंकि आपको भी पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है 16 अगस्त से, और जो ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया उसके बाद हमारी फैकल्टी को जो हमने प्लेस करना था कॉलेजेस में, तो हमें उसके लिए ईसीआई से परमिशन लेनी होती है। हमने 2-3 बारी ईसीआई को लेटर लिखा, मगर उनका यही रिस्पॉन्स था, क्योंकि एक ह्यूज चंक ऑफ एकेडमिक अरेंजमेंट इन कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू डिवीजन दोनों पैरेलल चलते हैं हमारे, तो दोनों में जो था एक बहुत ही बड़ा नंबर था, जिसकी वजह से ईसीआई को थोड़ी सी मुश्किलात हुई हमें अप्रूवल देने के लिए, और जिसकी वजह से थोड़ा सारा इसमें अनफॉर्चुनेटली डिले हो गया। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे बच्चों ने उसकी वजह से थोड़ा सारा सफ़र किया, बट हम अश्योर करते हैं उन सब बच्चों को जिनका भी एकेडमिक्स थोड़ा सारा डिरेल हो गया इस इलेक्शंस के दौरान कि हम वो कंपनसेट करेंगे। वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर एजुकेशन। हमारी कोशिश रहेगी एट एन अर्लीस्ट हम अपनी फैकल्टी को कॉलेजेस में भेज दें और सीरियसली क्लास वर्क और जो उनकी एजुकेशन है जो थोड़ी बहुत पीछे हो गई है, एक्स्ट्रा टाइम दे के हम उसको कंपनसेट करके हम इंश्योर करेंगे कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर जो है हम उसको वापस डीरेल ना होने दें, और एज पर जो हमारा कैलेंडर है उसी के हिसाब से हम उसको चलाएंगे। मैम, आखिर पे आपसे जानना चाहेंगे, आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल हैं, तो अगर हम इस कॉलेज में पर्टिकुलर बीएड कोर्स की बात करें, स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पांस है बीएड कोर्स में? क्या कुछ डिफरेंट है बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से? आपको तो पता ही है कि ये कॉलेज जो है इट्स नोन फॉर गिविंग एक्सीलेंट टीचर एजुकेशन। हमारी जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ये इसलिए नहीं कि मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, ये सब स्टूडेंट्स और सब जानते हैं कि हमारा जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है बहुत ही हाई क्वालिटी का, हाई मैयार का है। हमने अपने आप को बिल्कुल नेशनल लेवल के साथ इन ट्रेंड रखा हुआ है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी टीचिंग के साथ। हमारे टीचर्स जो हैं इनोवेटिव लेसन प्लानिंग यूज़ करते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे स्कूलों में इस वक्त हमारी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग और इंटर्नशिप चल रही है। तो हमने एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोग्राम रखा है। हमारा विजन ही है इंस्टीट्यूशन का एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन, और इसको इंशाल्लाह हम सब मिलजुल के सारी फैकल्टी और सारे स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं हमारे इस एंडोवियर को। हमारा थ्रस्ट सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं है, हमारा थ्रस्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, क्योंकि टीचर जो है
उसको सिर्फ स्कूल में पढ़ाना नहीं होता है, एक टीचर एक रोल मॉडल होता है, तो हम उसको उस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एक होलिस्टिक वे में हम उसको प्रिपेयर करते हैं, हम उसकी पूरी यहाँ पे ग्रूमिंग करते हैं, नॉट ओनली गिविंग द इंटर्न और गिविंग द प्यूपल टीचर डिजायर्ड स्किल्स ऑफ टीचिंग, उसके अलावा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इसको एक बेहतरीन आला टीचर बनाएं, जो एनईपी ने एनविजन किया है कि एक टीचर एक इफेक्टिव टीचर होना चाहिए, एक मोटिवेशनल पर्सन, एक इंस्पायरेशनल पर्सन होना चाहिए, एक रिफ्लेक्टिव प्रोफेशनल होना चाहिए। तो उन सब पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं। दैट इज द रीजन कि हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो बाकी जगहों से, बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हटके है। मैम, द कश्मीर स्टूडेंट से बात करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने अप्रोच किया, और आपके इस मीडियम से मैं स्टूडेंट्स को फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के लेके हमारी तरफ कोई भी ग्रीवियंसेस है, दे आर ओपन टू मीट अस, दे कैन प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स एंड वी आर ओपन टू लिसन टू देम एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर ऑल द ग्रीवियंसेस। थैंक यू सो मच।